मुझे इस पार्टी की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। मैं एक हिंदू का संभवतः इस बार चंद्रशेखर जी जो भीम आर्मी के हैं, यूपी में हमारे साथ गठबंधन उन्होंने लगभग फाइनल होने जा रहा है और उम्मीद है कि बिहार में भी गठबंधन। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के हित के लिए बोल रहे हैं, आपके सवाल का जवाब तो खुद मिल जाता है। और हारने के बाद भी हम सभी लोग, न केवल मैं, हम सभी लोग उसी शिद्दत से इसमें लगे हुए हैं। बाकी आप देखते होंगे अक्सर, हाँ, कोई पार्टी से लड़ता है चुनाव और हारने के बाद या कई बार जीतने के बाद पार्टी बदलता है। इस वक्त हम बगहा विधानसभा में हैं, लेकिन हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं कोई आम आदमी नहीं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन का पीरियड, इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए हर कोई ट्राई मार रहा है, हर कोई अपने अपने मैदान में घुस चुका है और मेहनत जारी है। इसी बीच हमारे साथ हैं राणा रंजीत सर, जो कि बिहार में एक बहुत ही फेमस चेहरा है और फेमस इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में एमआईएम से ये जुड़े हुए हैं और एमआईएम के काम कर रहे हैं, एमआईएम के साथ कदम मिला करके चलने वाले शख्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है एमआईएम। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और सबसे बड़ी बात तो ये है बगहा विधानसभा में आपने आने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये विधानसभा बोलिए या लोकसभा बोलिए, एक नंबर जी। जो लोकसभा क्षेत्र भी यहीं से शुरू होता है जी। और विधानसभा भी यहीं से शुरू होता है, एक नंबर। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग 1 साल पहले जी। अपने उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर देंगे। कौन हमारे किस विधानसभा से उम्मीदवार होंगे या हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ विधानसभा में 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार भी हो संभावित। जो बेहतर संगठन के लिए काम करेगा, हम लोग उसकी दावेदारी, हम क्या करेंगे उसकी दावेदारी स्वाभाविक है कि मजबूत हो जाएगी। उसी कड़ी में हम लोग आज रामनगर विधानसभा में और बगहा विधानसभा में, सिकटा में, लोरिया, चनपटिया, कई जगह का प्रोग्राम था, लेकिन आज बारिश की वजह से लगता नहीं है कि सब जगह जा पाएंगे, लेकिन देखते हैं कितना मैक्सिमम कवर कर पाएंगे। इसलिए समय का अभाव था, इसलिए हम लोगों ने बोला गाड़ी में इंटरव्यू कर लेते हैं ताकि अधिक से अधिक विधानसभा में हम लोग कुछ संभावित उम्मीदवारों से मिल सके। सर, कहा जाता है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, तो आप एक उदाहरण बन चुके हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के हित के लिए वो लड़ती है। देखिए, मुंह से बोलना और मैं सामने आपके व्यक्ति खड़ा है। मैं राणा रंजीत, क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज से आता हूँ जी। और चुनाव भी लड़ा शिवहर से बहुत मजबूती से। न केवल मैं, अभी बगल में गोपालगंज से मांझी समाज के दीनानाथ मांझी जी को टिकट मिला एआईएमएम से। अब प्रियंका चौधरी जी को काराकाट से मिला जो सहनी समाज से आती हैं। अखिलेश्वर शर्मा जी को महाराजगंज से मिला जो भूमिहार समाज से आती है। और जहाँ भी हम लड़े, अधिक माने 50% से अधिक हम हिंदू समाज के व्यक्ति इस पार्टी के चुनाव, इस सिंबल पे हम लोग चुनाव लड़े। तो ये आपका सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। और हारने के बाद भी हम सभी लोग, न केवल मैं, हम सभी लोग उसी शिद्दत से इसमें लगे हुए हैं। बाकी आप देखते होंगे अक्सर, हाँ, कोई पार्टी से लड़ता है चुनाव और हारने के बाद या कई बार जीतने के बाद पार्टी बदल देता है। तो मुझे इस पार्टी की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। मैं एक हिंदू का बेटा हूँ और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, जो दीवानगी है, जो उनके प्रति, वैसा मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में ऐसा कोई लीडर लालू जी के बाद मैंने नहीं देखा था। लालू जी निश्चित रूप से मास लीडर थे, लेकिन उसके बाद अगर मुझे मालूम चला कोई ऐसा लीडर जिसके लिए दीवानगी हो, वो व्यक्ति जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और वैसे ही हमारे ईमान के पक्के अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप 5 विधायक हमारी पार्टी के थे, पहली बार में 5 विधायक लेकर के हम आए थे और इस बार निश्चित रूप से कम टारगेट 50 का है कि 50 विधायक जीत करके हम लोग सदन में जाएंगे और सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका में रहे, ताकि मुसलमानों की, दलित की, कमजोरों की बात को बुलंदी से रखा जा सके। वरना आजकल तो ऐसा है कि भाई एनडीए टिकट का चलता है, व्यक्ति का तो चलता नहीं, और आप बंधे हुए हैं। कई पार्टियों में आप बंधे हुए हैं कि आप कुछ बोल नहीं सकते।
इस पार्टी में गरीब मजलूम के लिए आप बोल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने जा रहा है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे मौका दिया और उन्होंने बोला कि आप एक हिंदू के लड़के हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, MBA इंजीनियरिंग किया, बाहर एक्सपोजर है आपको, आप ईमानदारी से इस पार्टी में जुड़िए, जो आप फील करते हैं वो आप मंच पे आप बोलिएगा जहाँ भी आपको मौका मिलता हो कि क्या ये मुसलमानों की पार्टी है। हर एक पार्टी में एक चीज़ होता है, जैसे ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। आप हिंदू हैं तो ये बोल सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो ये बोल सकते हैं। इस पार्टी में आने के बाद कैसा लगा आपको? बिल्कुल, हम लोग हर की लड़ाई लड़ सकते हैं, राजपूतों का भी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। किसी के साथ गलत हो रहा हो तो वक्फ बोर्ड की बात आप करिए, RJD जो हाँ, है, ये क्वेश्चन है मेरे पास और ये भी मैं पूछने वाला हूँ। अभी जो बोल रहे थे वो देखिए, तो बिल्कुल इसमें आज़ादी है। अभी आपने देखा होगा मुंबई में इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरे मुंबई को जो है लगभग 10,000 गाड़ियाँ और मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग खड़े थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, हमने तोड़फोड़ नहीं किया, हमने किसी को परेशान नहीं किया, केवल ताकत को दिखाया और बताया कि जो आपने गलती किया है, कुछ गलत बयानबाजी जो भी आपके नेता ने किया। देखिए, धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए। सुबह जब मैं पूजा करता हूँ तो मैं भी 101 बार जय श्री राम बोल करके ही निकलता हूँ। मैं भी पूजा करता हूँ, सारे मंत्र का उच्चारण करता हूँ, सभी भगवान को याद करता हूँ, लेकिन राजनीतिक मंच पे जा करके मैं ये इन धर्म की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अरे भाई, हम 85% हिंदू हैं और आप केवल 14-15% जो भी कहते हैं, तो 15% वाले से डर जाएगा 85% वाला? इतना कमज़ोर है क्या? ये सब राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम लोग को आपस में लड़वाने का प्रयास करते हैं। दोनों पार्टियां, RJD भी वही चाहती है और भाजपा भी वही चाहती है, ताकि ध्रुवीकरण हो और तीसरे को या कोई ईमानदार पार्टी को आने का मौका ना मिल सके। इसीलिए वक्फ बोर्ड की बात हो या ऐसी कई मुद्दों को बराबर उठाते रहते हैं, नेम प्लेट लगाइए, ये करिए, वो करिए, ताकि जैसे ही दोनों में झंझट होगा तो फायदा RJD को भी होगा और भाजपा को होगा। एक चीज़ देखने को मिला है अभी जस्ट कुछ दिन पहले, वक्फ बोर्ड का जो अभी मामला हुआ था, आपने QR कोड लेकर के स्कैन कराया, और ये क्या मैसेज देना चाहते थे आप? देखिए, मैं जो पुराना हिंदुस्तान था, एक पुराना खूबसूरत बिहार था, जिसमें एक हिंदू का लड़का मुसलमान की लड़ाई लड़ता था और एक मुसलमान का लड़का हिंदू की लड़ाई लड़ता था, तो वही दोबारा वही एक खूबसूरत हिंदुस्तान, एक खूबसूरत बिहार बनाने का प्रयास है। और उन्होंने ज़मीन को दान किया है, अपने भगवान के नाम पे किया है। आपकी ज़मीन आप किसी को भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह के धर्म वाली चीज़ों को हम लोग को नहीं मुद्दा बनाना चाहिए। अरे मुद्दा बनाइए ना सड़कों का, देखिए ना बरसात में क्या हालत है यहाँ के सड़कों का। मुद्दा बनाइए ना यहाँ के बेरोजगारी का, पलायन का, स्वास्थ्य व्यवस्था का। इतने सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन घुमा फिरा करके डेवलपमेंट की चर्चा ना हो और इसकी चर्चा हो। आधा पूरा बिहार का नौजवान कोटा जाके पढ़ रहा है, क्यों नहीं वो रेजोनेंस और कोचिंग एलन वाले लोगों को यहीं ज़मीन दीजिए सब्सिडाइज रेट पे, यहीं बनाए। पूरा रेवेन्यू हमारा जा रहा है दूसरे राज्यों में। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है बिहार की टैलेंट, मतलब उतना सुविधा नहीं होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। बिल्कुल। आपकी पार्टी आ रही है, जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में अगर 25 सीटों से आ रही है, तो आपका पहला मैसेज और पहला काम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला काम हम लोग का ये रहेगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता को, वो मिलना चाहिए। आज की डेट में स्थिति ये है कि एक एक चीज़ इतना महंगा हो गया है। कोई व्यापार करने जाते हैं या पेट्रोल पंप अगर आपका है, तो आज हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। बिजली का जो बिल है, मैंने वो तो स्मार्ट मीटर ने जो आतंक फैला हुआ है तो बात की बात है, लेकिन हम सबसे महंगा बिजली खरीदते हैं। कोई भी हम लोग रजिस्ट्रेशन गाड़ी का कराएं, जो भी कराएं, तो बड़े बड़े विकसित राज्य जो है उनसे भी ज़्यादा हम टैक्स देते हैं, बिहार वासी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम सबसे गरीब राज्य होते हुए भी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उस गरीबी में और घुसते चले जा रहे हैं। तो ये अनाज तो आपने दे दिया, मुफ्तखोरी की आदत तो लगा दी, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं दिया, कोई इंडस्ट्री नहीं दिया, ताकि उन हाथों को काम करने की आदत हो, मुफ्त का खाने की आदत नहीं हो। वो ठीक है, अच्छी बात है, वो दिया, लेकिन साथ ही साथ उनको और भी कुछ रोजगार दीजिए, कुछ और काम कराइए। और शिक्षा व्यवस्था अगर आप ठीक करते हैं तो गरीब का बच्चा जब कुछ पढ़ लिख लेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी पा लेगा, तो उसकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत पलायन को लेकर के जो है कैसे उसको रोका जाए। जो टैलेंट की बात आपने कही है, जो बिहार के व्यक्ति जो है पूरा परचम हर जगह फैला रहे हैं, पूरे देश में, विदेशों में भी बिहार का आदमी आपको मिल जाएगा, मेहनत करता हुआ मिल जाएगा। और ताकत है, हिम्मत है, कहीं जाकर के काम खोज लेते हैं, कहीं जाकर के अपने आप को जो है 2 पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा बाहर ही रह जाता है। बिहार में अगर रोजगार मिले, बिहार का टैलेंट बिहार में रहे, तो हमारा बिहार और बेहतर हो। सबसे निचले पायदान पे है, वो कम से कम ऊपर के टॉप के पायदान में आ सके। एक चीज़ था,
ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला का साथ अगर बिहार में हो जाए तो कभी किसी दलित भाई का नाव नहीं डूबेगा। क्या है? देखिए, एक राजनीतिक समीकरण की चर्चा है जी और आरक्षण की बात मुकेश सहनी जी करते हैं अपने समाज के लिए। निश्चित रूप से उनको मिलना भी चाहिए। बहुत गरीब तबका और बहुत कमज़ोर तबका जो है उनके सहनी में, जो बीनमला और भी कुछ उसमें उपजातियाँ हैं उनको। जी तो हम भी चाहते हैं कि मुसलमानों में भी कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनको जो शेड्यूल कास्ट का, एससी का, एसटी का कैटेगरी मिलना चाहिए। फ़कीर जाति है और भी कई जाति हैं, कबाड़ी जाति बोला जाता है। तो हम दोनों की कहीं ना कहीं लड़ाई एक जैसी है। गरीबों की बात वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग मिल जाते हैं, एक समीकरण, मजबूत समीकरण अगर बनता है M² का, मुस्लिम और मल्लाह का, तो निश्चित रूप से एक मजबूत, और साथ ही साथ पिछले बार भी हम लोग के दलित समाज से मायावती जी हमारे गठबंधन में थी और संभवतः इस बार चंद्रशेखर जी जो भीम आर्मी के हैं यूपी में हमारे साथ गठबंधन उन्होंने लगभग फाइनल होने जा रहा है और उम्मीद है कि बिहार में भी गठबंधन हो जाए। तो ये जो गरीबों की लड़ाई हम लड़ते हैं, जय भीम जय मीम का जो नारा है, आज की डेट में सबसे बड़ा जनसंख्या अगर है तो मुस्लिम और दलित का है, और सबसे कमज़ोर और सबसे पिछड़े और सबसे बदहाल स्थिति में, गरीबी की स्थिति में है तो वही दोनों भीम और मीम की हालत है। तो हमारी पार्टी का जो नारा है उसके तहत हम लोगों ने मुलाकात हम लोग की हुई है, अच्छी बातचीत हुई है। बाकी अभी बोलना जल्दबाजी है, आने वाले समय में देखते हैं। बिहार में आपको क्या लगता है कौन कौन सी पार्टी से गठबंधन से लड़ सकती है? जैसे सूत्र के हवाले से ये भी मालूम हो रहा है कि जनसुराज से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, जनसुराज का तो अपना सिद्धांत है, वो किसी से गठबंधन नहीं करें। लेकिन ठीक है, प्रशांत जी को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने नैरेटिव को तो बदल दिया है। कि जिस लड़ाई को हम लड़ रहे थे कि जाति धर्म में जो बांटते हैं हम लोग को, उन्होंने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये जगाने का उन्होंने काम किया है। और खास करके मुस्लिम समाज को भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपनी चिंता करिए, इसको हराना है, उसको जिताना है, उसकी ठेकेदारी मत लीजिए। आप जिस दिन मजबूत हो जाइएगा सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विजनरी आदमी हैं। तो गठबंधन तो मैं बहुत छोटा पदाधिकारी इस पार्टी में हूँ, हमारे बड़े लोग निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे बैरिस्टर साहब के लीडरशिप को स्वीकारा है और उनके अंदर काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मतलब एक चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी से जितने भी बीजेपी के लीडर हैं या फिर अदर भी बहुत सारे ऐसी पार्टी है जो उनके खिलाफ बोलते हैं लोग, या फिर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं लोग। आप एक हिंदू समाज से आते हैं और इस पार्टी में आने के बाद क्या लगता है आपको, वो जो बोलते हैं लोग, उनके रिस्पॉन्स में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसे होनी, पॉलिटिकल लाइन में ऐसे होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि कोई अच्छा गार्जियन कौन कहलाएगा? अच्छा घर का गार्जियन किसको कहेंगे आप? जो पहले अपने घर की चिंता करें। घर की चिंता। तो आप अपने घर की चिंता नहीं करिएगा और आप कहिएगा कि मैं अपने जिला, अपने प्रदेश, अपने देश की गार्जियनशिप अच्छा कर लूँगा, तो ये संभव नहीं है। तो आज मुस्लिम समाज की लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि सबको अपना वोट बैलेंस बना के रखना है। आज आरजेडी मुस्लिम समाज की वजह से बनी हुई है। देखा ना पूर्णिया में क्या हुआ जब मुस्लिम समाज खिसक गया, रुपौली में क्या हुआ जब मुसलमान खिसक गया, और आने वाले विधानसभा में यही होने जा रहा है। आप देखिएगा, अगर आरजेडी ने अपने आप को नहीं संभाला तो 20 से 22 सीट पर आकर के सीमित हो जाएगी। लालू जी का जो बनाया हुआ है, कमाया हुआ है, वही है। लेकिन गन्ना जो एक बार आप बीज को बोते हैं ना, उसको बार बार नहीं काट सकते हैं, कुछ ही बार काट सकते हैं। तो ये अंतिम समय है, अंतिम काटने का मौका है। अगर संभल करके समझदारी से गठबंधन किया, पार्टी और इसका बंटवारा किया, मुसलमानों को हक दिया, उसको टिकट दिया, लोकसभा की तरह नहीं कि मात्र जो है 2 टिकट दे दिया, वो भी गलत जगह से। फातिमी साहब को दरभंगा से टिकट देना चाहिए था, मधुबनी से दे दिया हारने के लिए। तो कहीं ना कहीं समझदारी दिखाएगी तो ठीक, नहीं तो आरजेडी की हालत 20-22 पे चला आएगा। सर, अभी आप जैसे बगहा में आए हुए थे, आप मिले हैं, आप अपने पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, अपने पार्टी के लिए अपने एक रास्ता बनाना चाहते हैं, तो क्या बगहा की क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, हम लोग के गार्जियन मेरे पिताजी के मित्र भी रहे, उनके साथ सदन में लंबा समय उन्होंने बिताया। पूर्णवासी राम जी जो मंत्री भी रहे बिहार सरकार में और सांसद भी रहे। तो उनकी इच्छा थी, AIMM से जुड़ना चाहते थे, विचारों को समझना चाह रहे थे। तो अख्तर उल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे उनकी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भाई गार्जियन स्वरूप हैं और उनको क्या बुलाना, आप ही जा करके पार्टी के विचारों से उनको अवगत कराइए, और जुड़ना चाहते हैं तो फिर पूरा मन जो है बना करके आए। हम लोग तो जय भीम और जय मीम का नारा बुलंद करते हैं और पूर्णवासी राम जी ने हमेशा
दलित की लड़ाई को लड़ा है, तो निश्चित रूप से वैसे लोग अगर हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग के लिए अच्छी बात है और मजबूत हम होंगे इस इलाके में। बगहा विधानसभा, बगहा विधानसभा रामनगर सुरक्षित विधानसभा है जी, और भी कई यहाँ हम लोग बेतिया में खास करके चनपटिया हो गया, लौरिया हो गया, सिकटा हो गया, दरकटियागंज हो गया, 6-7 विधानसभा के कैंडिडेट हम लोग अगले 1 से 2 महीने के अंदर अनाउंस करते हैं। इतना पहले अनाउंस? बिल्कुल हम लोग अलग पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे, 20 दिन पहले वाली लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हालांकि हमें कार्यकर्ताओं, समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देना है और संगठन खड़ा करना है, मेहनत करना है, खून पसीना बहाना। हमारे पास पैसे नहीं है और हम दूसरी पार्टियों के साथ टिकट बेचते भी नहीं, तो बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे और वो लोग अपनी पार्टी का जो है सिंबल, पतंग छाप को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, संगठन को बूथ लेवल तक खड़ा करेंगे। बड़ी पार्टियों के बड़े-बड़े अपने पैसे, बड़े-बड़े सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग सीना बहा करके मेहनत करने वाली पार्टी है। हम लोग आज से ही लग जाएंगे, पूरे 1 साल मेहनत करेंगे और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और इतनी बेबागी से आपने अपनी बातों को रखी है। और अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाली है, इसमें हर एक पार्टी अपनी अपनी जोर दबा रही है। जैसे कि इन्होंने कहा कि 25 सीटें एकदम कॉन्फर्म है, 50 सीट का हम लोग टारगेट रखते हैं। तो आगे देखते हैं होने वाला क्या है। और अभी विधानसभा इलेक्शन भी आने वाली है। आप देखते रहिए हमारे साथ, मैं आपके साथ जर्नलिस्ट ए रहमान।